तो हम लोग को ये पांचवें अंक अंक से पढ़ना था। इसमें मगध की नंद मतलब नंद की रंगशाला का दृश्य है। इसमें इतना कुछ खास नहीं है। मगध क्या कहते हैं, अपने रंगशाला में जाता है। उसे मतलब यहाँ पे ये है कि सेनापति जो मौर्य है, जो मगध के सेनापति सेनापति मौर्य रहते हैं, जो चंद्रगुप्त के पिता रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त के पिता को नंद बंदी बना के जेल में डाल मतलब कारागार में डाल देता है। क्योंकि ये सिर्फ ये मतलब उसका कारण ये रहता है क्योंकि चंद्रगुप्त बाहर सबको सहायता पहुंचा रहा था। तो क्या कहते हैं, तो नंद को ये लगता है कि मौर्य सेनापति भी चंद्रगुप्त को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस कारण उनको जेल में मतलब कारागार में डाल दिया जाता है। जैसे नंद यहाँ कहता है कि सेनापति मौर्य जिसके पर एक मिनट, सेनापति मौर्य जिसके बल पर मैं भूला था कि जिसके विश्वास पर मैं निश्चय सोता था, विद्रोही चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है। ये है आजीवन अंधकूप का दंड दे के आ रहा हूँ। ये मतलब करके वो सुहासिनी के पास आया रहता है। और सुहासिनी से मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभिनय करने को कहता है, पर नहीं, सुहासिनी कहती है कि मैं आपके लिए अभिनय करूं। पर नंद कहता है कि नहीं, तुम अभिनय मत करो, कुछ गाओ। तो फिर वही मतलब ये गीत सुहासिनी गाती है। आज जिस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम पला। मतलब यही जो पूरा गीत है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्या कहते हैं, इस नाटक में जितने भी गीत हैं, इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये गीत वो गाती है। तो उसके बाद नंद काम की मतलब कामुक दृष्टि से सुहासिनी के प्रति आकर्षित होता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तो लेकिन सुहासिनी उसको मना करती है। जैसे वो कहती है कि महाराज, मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। सुहासिनी उसको मना करती है। पर वो क्या कहते हैं, फिर राक्षस कहता है कि नंद कहता है कि अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणयी होकर नहीं जी सकता। मतलब वो कहता है कि अगर तुम अमात्य से शादी या फिर जो भी करोगी तो मैं उसे मार दूंगा। तो ये सब बात होती है। तो उससे मतलब फिर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तो राक्षस का प्रवेश होता है। तो लेकिन फिर क्या कहते हैं, छोड़ देता है नंद सुहासिनी को, फिर उन लोग को जाने देता है। इस अंक में इतना है। इसके बाद अगले अंक में कुसुमपुर का प्रांत भाग। यह कुसुमपुर मगध राज्य में है। ये ये सवाल आ सकता है कि कुसुमपुर का जिक्र किस नाटक में हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुसुमपुर का नाम कई बार आया है इस नाटक में। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर मालविका, कुसुमपुर में चाणक्य, मालविका और अलका रहती है। तो मालविका का कि सुहासिनी और मतलब वहाँ की जो समाचार रहता है कि सुहासिनी और राक्षस स्वतंत्र हैं, उनका परिणय शीघ्र ही होगा, उनकी शादी होने वाली है। इधर मौर्य, मौर्य यानी मौर्य कौन, बताइए कोई, मौर्य कौन। चंद चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त के पिता। पिता। हाँ, मौर्य कारागार में वरुचि अपदस्थ, वरुचि को मतलब पद से हटा दिया गया। नागरिक लोग नंद की उच्च खलाताओं से असंतुष्ट हैं। ये पूरा कुसुमपुर यानी कि मगध का पूरा चित्रण रहता है। उसके बाद चाणक्य का दूसरा ये रहता है कि वो मालविका को नर्तकी बना के भेजता है। उसके बाद ये उसका मतलब जो कारण रहता है यहाँ पे है कि तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह मुद्रा तथा पत्र। ये मुद्रा किसकी रहती है, ये मुद्रा याद है किसी को, इसका पहले वर्णन हुआ है, मुद्रा का जिक्र हुआ है इसका पहले। राक्षस का। हाँ, ये जो मुद्रा राक्षस के साथ वो झूठ बोल, अमात्य वाली मुद्रा है क्या ये? अमात्य वही वाली मुद्रा हाँ जो हाँ नंद दिया रहता है, वही है ना? हाँ। नंद नहीं, चाणक्य लिया रहता है राक्षस को अपनी कूटनीति में फंसा के। ठीक है। वो कहता है कि सुहासिनी जेल में बंदी, जो झूठ बोलता है कि सुहासिनी जेल में बंदी है, तुम अगर अपनी कोई पहचान दोगे तो मैं सुहासिनी को छुड़ा सकता हूँ। तो ये मुद्रा निकाल के अमात्य दे दिया रहता है चाणक्य को। ठीक है। तो लो यह मुद्रा तथा पत्र राक्षस का विवाह होने से पहले ठीक 1 घड़ी पहले नंद के हाथ में दे देना और पूछने को बता देना कि अमात्य राक्षस ने सुहासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसलिए उसे लौटा देने आई हूँ। ये पूरा मतलब योजना रहती है चाणक्य की उस मुद्रा के लिए। फिर उसके बाद बाकी आगे जो भी था, फिर आगे ये है कि जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। ये पूरा कूटनीति थी चंद्रगुप्त चाणक्य की। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लेकिन फिर पिछले अंक में हम लोग ये भी देखे थे कि जो फिलिप्स रहता है, वो चंद्रगुप्त को द्वंद्व युद्ध का आह्वान दिया रहता है। तो ये अलका कहती है कि उसके उसके द्वंद्व युद्ध तक मतलब आपको रुक जाना चाहिए।
फिर ये चाणक्य का जो अगला एक कथन है कि अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो सकता है। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग हाइलाइट कर लीजिएगा और कहीं न कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इस अंक में कुछ इतना खास नहीं है, वही मतलब आगे भी अंक है। फिर उसके बाद यही चाणक्य अपने मतलब चला जाता है, मालविका को भी वो भेज देता है। उसके बाद चाणक्य अपना मतलब कुसुमपुर के बारे में सोचता रहता है, अपने जीवन के बारे में कि कैसे-कैसे उसका जीवन बीता। तो यहीं पे जो ये वाला कथन है चाणक्य का, ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूँथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। ये कथन तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मतलब कई बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये किसका कथन है? चाणक्य का कथन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर देखिए, कहीं न कहीं बचपन में क्या कहते हैं, सुहासिनी और चाणक्य के बीच में थोड़ा बहुत प्रेम या आकर्षण था। तो वही सुहासिनी के बारे में सोचता है सुहासिनी, "न, न, न, वह कोई नहीं।" तो उसको कुछ नहीं मानता है, मतलब अपने जो मन को वो बहलाना चाहता है, "मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूँ।" यही बात है कि वो प्रतिज्ञा किए रहता है कि न नहीं वो क्या कहते हैं, नंद को उसकी गद्दी से हटा के रखेगा और यहाँ पे चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा। तो ये बात यहाँ पे है। उसके बाद फिर आगे जाता है, फिर उस मतलब वहीं पे देखता है कि अ, ये है ना कि यह कौन भूमि संधि तोड़कर सर्प के समान निकल रहा है, छिप कर देखूं। छिप जाता है, एक धूल की मिट्टी गिरती है, मतलब एक बहुत मतलब मिट्टी का पूरा ढेर था, गिरती है। उसमें से शक्टार वन मानुष के समान निकलता है। शक्टार की मिट्टी नहीं गिरी तो वो जिंदा रहता है। शक्टार चारों ओर देख कर, मतलब वही शक्टार अपनी बात कर निकलने के बाद सब सोचता है। तो ये था कि मतलब हम क्लियर नहीं उससे कितने लड़के थे। तो शक्तार के 7 लड़के मरे थे, 11 नहीं, हम क्लियर नहीं थे। ये देख लीजिएगा, सवाल आ सकता है कितने लड़के शक्टार के मरे थे। तो 7 लड़के थे। तो वही अपनी प्रतिहिंसा के बारे में सोचता है, नंद से प्रतिरोध या फिर उसके लिए बारे में सोचता है, शक्टार कहता है। तब तक वो बेहोश हो जाता है, तो चाणक्य आके मतलब उसको उठाता है। तो फिर वही शक्तार का चाणक्य कहता है कि तुम कोई दुखी मन, मतलब चाणक्य पहचान नहीं पाता है शक्तार को। शुरू-शुरू में वो नहीं पहचान पाता है। बाद में जब बात होती है तो पहचानता है। तो ये भी आपका मतलब आ सकता है, मतलब ये मतलब हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जब चाणक्य सहायता करने के लिए कहता है शक्तार की, तो शक्तार कहता है कि तुम सहायता करोगे? आश्चर्य! मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा? वह उसे हिंसक पशु के समान नोच न डालेगा? हाँ, यह दूसरी बात है कि वह जोक की तरह बिना कस दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, ऐसी सहायता तुम भूखे भेड़िए। मतलब ये कथन रहता है शक्तार का, ये आ सकता है। तो यही सब इन लोग की बात होती है, तो फिर वो शक्तार अपने दुःख का बयान करता है, तो कहीं न कहीं क्या कहते हैं, चाणक्य को मतलब जब वो स्वासनी का मतलब अपने बच्चों के बारे में बोलता है, अपने कुटुंब के दशा के बारे में बोलता है, उसके मतलब खात्मे के बारे में मतलब अपने दुःख बयान करता रहता है, तो स्वासनी का नाम लेता है। तो स्वासनी का नाम सुन के फिर शक्तार फिर चाणक्य कहता है कि तुम शक्तार हो? तो वो कहता है, हाँ, मैं शक्तार हूँ, तो वो अपना परिचय देता है। चाणक्य अपना परिचय देता है, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त। तो फिर उसका मतलब इन लोग का ये बात होती है कि मैं तुम्हें सहायता करूँगा, और यही सब उन लोग की यहाँ बात होती है इस अंक में। उसके बाद नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। हाँ, इसमें ये होता है कि क्या कहते हैं, अम, जब वो मौर्य को बंदी बना के रहता है, कारागार में डाल देता है, तो नंद की पत्नी यानी कि नंद की पत्नी नहीं, मौर्य की पत्नी यानी चंद्रगुप्त की माता वहां जाती है। एक मिनट। हाँ, चंद्रगुप्त की माता वहां जाती हैं। तो मतलब वो उनसे बात करते हैं कि आज जो आप मतलब जिस मंत्री ने आपका इतना साथ दिया, आपका हमेशा साथ रहा, आप उन्हें ऐसा दंड क्यों कर सकते हैं? आपने चंद्रगुप्त को तो निर्वासित कर दिया था, पर आप ऐसे मतलब ऐसा मत करिए कि मेरे पति को आप कारागार में डाल रहे हैं, मेरे बेटे को निर्वासित कर रहे हैं, तो मैं अपने पति और पुत्र दोनों से वंचित रह जाऊंगी। पर नंद उसकी बात नहीं सुनता है, और मौर्य पत्नी और वरुचि, जो मौर्य पत्नी वरुचि के साथ गई रहती है, इन दोनों को कारागार में डाल देता है मौर्य के साथ। तो यहाँ बात होती है। ये इतना नहीं है, इसमें इस अंक में इतना ही है। फिर ये भी आप ये अपलाइन देख सकते हैं इस अंक की, कि प्रेम न सही भय का ही सम्मान हो। ये नंद का है कि अगर मैं सबको प्रेम से मतलब जैसे कि जिस तरीके से उसका विश्वास था मौर्य से या फिर जैसे भी,
तो वही यहाँ कहता है कि अगर वो लोग प्रेम का सम्मान नहीं करते, कम से कम भय का सम्मान करेंगे, तो मतलब उन लोग को डालते हैं। और हाँ, इस अंक में ये भी रहता है, इसी अंक में मालविका भी आती है, मतलब जब इन लोग को वरुचि और मौर्य पत्नी को बंदी बना के भेजा जाता है, तो मालविका आके मिलती है, कि मालविका को लोग मतलब पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो राज मंदिर में घूमती रहती है, संदिग्ध रहती है कि उसको कोई पहले से देखा नहीं रहता। तो मालविका को पकड़ के लोग नंद के सामने लाया जाता है। तो नंद पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहती है कि इस पत्र को सुहासिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाना है। तो फिर पूछता है कि किसने तुम्हें भेजा है? तो मालिका कहती है मैं नाम नहीं जानती। फिर वो पत्र मांगता है, तो मतलब पत्र और मुद्रा नंद दे देता है नंद को, नंद उसे पढ़ता है। तो फिर नंद पूछता है कि तुमको राक्षस ने भेजा था? तो वो मतलब कहती है राक्षस नहीं, वो मनुष्य था, मतलब वो मतलब ना समझी का नाटक करती है मालविका। तो ये सब बात होती है फिर, लेकिन मालिका को भी बंदी बना लिया जाता है। हम्म। और कहीं न कहीं यहीं पे मतलब जब मालविका को बंदी बना लिया जाता है, उसमें साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि उन लोग की शादी रुक जा मतलब उन लोगों की जो शादी होने वाली थी सुहासिनी की और राक्षस की, वो शादी भी नहीं होती है और उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है, यहीं पे मतलब उस पत्र के मिलने के बाद। फिर चाणक्य और पर्वतेश्वर की बात होती है, तो जैसे था कि यहाँ पे शुरू होता है, जो चंद्रगुप्त का फिलिप्स के साथ द्वंद्व युद्ध था, उसमें फिलिप्स हार जाता है और चंद्रगुप्त विजयी हो जाता है, पर साथ में ही सिकंदर के मरने का समाचार मिलता है, मतलब सिकंदर भी मर जाता है, मतलब कहीं मर जाता है। तो ये भी आप लोग याद मान लो, पूछ ले कि सिकंदर मरा था कि नहीं मरा था इस नाटक में, तो वो मर जाता है पर किसी युद्ध में नहीं मरता है। ठीक है। फिर से यहाँ पे कि अलका बंदी हो गई। और देखो जब चाणक्य मालिका के बारे में पूछता है, तो यहाँ था कि अलका बोलते कि वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने वाले हैं, वो भी ठीक ऐसे अवसर में जब उनका परिणय हो रहा है, मतलब सबको बंदी बना देता है, क्या कहते हैं, नंद। इसमें बात होती है, तो सबको बंदी बना देते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर वो अलका को भेजते हैं पर्वतेश्वर को बुलाने के लिए, और जो सेना थी पर्वतेश्वर की उसको मगध में लाने के लिए, ताकि अगर गृह युद्ध हो तो ये लोग नंद के सैनिकों से युद्ध कर सके। यहाँ पे चाणक्य ये सब करते हैं। फिर लोग किसी और द्वार से कारागार में घुस जाते हैं, जैसे आगे गुफा का द्वार खुलता है, मौर्य, मालविका, शक्टार, वरुचि, पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश, मतलब ये लोग आ जाते हैं। तो मतलब इन लोग की बात होती है, यही सब इधर होता है, तो फिर ये लोग चले जाते हैं नागरिकों के बीच क्या कहते हैं, विद्रोह फैलाने। जैसे चाणक्य यहाँ कहता है कि देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं, संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। ये यहाँ पे होता है, तो ये लोग ना बात करके कि मतलब जिस राजा ने शक्तार जैसे मंत्री को मरवा दिया, मौर्य की पत्नी और जो रुचि को बंदी बना दिया है, इस पे वहाँ की राज व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पे सुव्यवस्था नहीं है, ये सब बात करके अब ये लोग नागरिकों को भड़काते हैं, फिर विद्रोह उत्पन्न करवाते हैं। तो नागरिक यहाँ से फिर चले जाते हैं। देखो मतलब इसके बाद नागरिक यहाँ से राज दरबार में चले जाते हैं नंद के सामने। जैसे यहाँ की सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं, पर्वतेश्वर और चाणक्य तथा वरुचि को छोड़कर सब जाते हैं, मतलब इन पर्वतेश्वर, चाणक्य, वरुचि को छोड़कर कौन कौन जाता है? मौर्य, मौर्य पत्नी, शक्तार और नागरिक लोग और चंद्रगुप्त, ये लोग जाते हैं राज दरबार में। ठीक है। फिर अगले अंक में है कि नंद की रंगशाला, सुहासिनी और राक्षस बंदी वेश में। तो फिर नंद बात करता है राक्षस से कि हमारे राक्षस ये कौन सी मंत्रणा थी, यह पत्र तुम्ही ने लिखा है, मतलब जो पत्र मिला रहता है, पर वो पत्र कौन लिखा रहता है? कोई बताएगा वो पत्र कौन लिखा रहता है? मालविका के हाथ पत्र किसने भिजवाया रहता है? चाणक्य चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। तो पत्र में क्या था, देखिए पत्र में ये लिखा रहता है, चाणक्य, स्वासनी उस कारागार से शीघ्र निकल भागो, इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो, मैं उत्तरा पथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ, नंद से फिर समझ लिया जाएगा। तो एक तरह से यही सब, मतलब एक तरह से चाणक्य की कूटनीति थी, सबको मतलब नंद, जैसे कि नंद राक्षस पे बहुत विश्वास करता था, और कहीं ना कहीं राक्षस भी नंद का साथ देता था, इन इन दोनों को तोड़ने के लिए ये कूटनीति थी चाणक्य की। क्योंकि ये पत्र देख के भले विश्वास नहीं होता। और देखो ये ना किसी आगे है कि आश्चर्य, मैंने तो ये पत्र नहीं लिखा,
यह कैसा प्रपंच है और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का महराज। वो कहता है कि वो किसी और का प्रपंच है। सतर्क रहिए, आपके अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए। कोई भयानक घटना होने वाले, ये उसी का सूत्रपात है। वो समझाता है क्या कहते हैं, नंद को, राक्षस। पर लेकिन नंद नहीं मानता है। इस मुद्रा के कारण, जो मुद्रा दिया रहता है, यानी अंगूठी जो दिया रहता है, इस तरह में से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो ये तुम्हारी मुद्रा है। ये देखने के बाद मतलब नंद नहीं विश्वास करता है। जब उसकी मुद्रा मिलती है किसी और के हाथ से, तो कहीं ना कहीं नंद को लगता है कि राक्षस में सम्मिलित है और झूठ बोल रहा है। तो राक्षस को भी बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद सब लोग आते हैं। तो, तो तो राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा देखकर उन सबों में, मतलब राक्षस को सब इन लोगों के, मतलब इतने लोग मंत्री बनाए जाते हैं। उसका सवाल लोग लेकर आते हैं राज दरबार में। और जब राक्षस को भी मंत्री बनाए देखे तो उन लोगों में उत्तेजना आ जाती है। तो वो लोग, मतलब जैसे नागरिक कहते हैं कि आपसे आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि नागरिक, राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजधन द्वारा किए गए अत्याचार हैं, उनका फिर से निराकरण किया जाना चाहिए। तो इन लोग का ये आरोप प्रत्यारोप चलता है, नंद का और प्रजा का, कि क्या कहते हैं कि तुम लोगों का मेरे न्याय पे अविश्वास है। फिर नागरिक कहते हैं कि शक्टार व रुचि और मौर्य इसके प्रमाण है, मतलब कि इन लोगों के साथ जो हुआ गलत हुआ, और आपका न्याय सही नहीं है, मतलब नागरिक ये कहते हैं। जब नंद शक्टार को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि शक्टार अभी तक जिंदा है। तो ये शक्टार का जो ये कथन है कि नियति सम्राटों से भी प्रबल है, कि सम्राट चाहे जो भी हो, लेकिन जो नियति में है वो होगा और होकर ही रहेगा। तो ये कथन आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास किताब है तो हाईलाइट कर लीजिए। तो ये सब बात होती है। तो राजा प्रजा में, लेकिन फिर प्रजा इनकी नहीं मानती है बात। प्रजा इन लोग की बात, नागरिक रहते हैं वो नंद पे विश्वास नहीं करते हैं। और उसको मतलब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो फिर नंद सबको बंदी बनाने की आज्ञा दे देता है कि नंद इन सबको बंदी बनाओ। और सब आके बांधने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। फिर चंद्रगुप्त आ जाता है। और फिर वही सब होता है कि महाराज नंद, हम अब सब आपकी प्रजा है, मनुष्य है, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। पर नंद भी मतलब ऐसा नहीं है। फिर नंद कहता है कि हमने तुम लोगों को क्षमा, मतलब नंद जब ये सब देखता है कि सब ऐसे, मतलब जैसे कि सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं, अच्छा मौर्य तुम हमारे सेनापति हो और तुम वरुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया, मतलब क्षमा करने की बात होती है। पर शक्तार नहीं मानता है। शक्तार कहता है कि और हम लोगों से पूछो पूछो नंद, अपनी निशंसताओं से पूछो, क्षमा कौन करेगा, तुम कदापि नहीं। तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। तब ये सब बात होती है। तो फिर जो उन लोग को मतलब बंदी बनाने का आदेश दिया रहता है नंद। तो फिर वो लोग बंदी बनाने आते हैं। तो ये फिर इन लोग में युद्ध होता है। और युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बना लेता है। जब नंद को बंदी बना लेता है तब चाणक्य का प्रवेश होता है। तो फिर चाणक्य ये कहता है कि नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूँ। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा, मतलब आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों का दंड होगा, फिर जो भी है ये सब होता है। उसके बाद चाणक्य सब बताता है कि नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग है। महापद्म की हत्या, महापद्म नंद का बाप रहता है, उसकी हत्या करके नंद राजगद्दी पे बैठा रहता है। ठीक है। उसके बाद शक्तार को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री और वर रुचि को बंदी बनाना। तब ये सब गिनवाता है कि तुमने क्या कुकर्म किए हैं। तो उसके बाद नागरिक कहते हैं पर्याप्त है, यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सम प्रमाण उपस्थित है। चंद ठहरिए। नंद फिर नंद से पूछते तुम कुछ उत्तर देना चाहते हो? नंद कहता कुछ नहीं। और सब लोग उसका वध और हत्या करने का बात करते हैं। लेकिन ये लोग चाणक्य और चंद्रगुप्त चाहते हैं उसकी हत्या ना हो। लेकिन फिर भी फिर मतलब यहाँ पे कल्याणी को भी बंदी, कल्याणी नंद की बेटी थी, उसको बंदी बनाया, मतलब उसको बंदी बना के पर्वतेश्वर आता है। फिर नंद आकर मतलब नंद उसे क्षमा मांगता है कल्याणी से कि मैं कल्याणी, मतलब नंद का ये था कि मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। तो चाणक्य पूछता है नागरिक लोगों से कि आप लोग नंद को जाने की आज्ञा देते हैं? तब ये लोग बचाना, तब ये लोग नहीं चाहते कि थे कि उसकी हत्या हो। पर नहीं, शक्तार अचानक से मार देता है नंद को, कि शक्तार छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। तो फिर आगे कहता है कि 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्मों से मेरे द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, मगध नंद के बिना नहीं जी सकता, मगध नंद के बिना भी जी सकता है।
ये सब बात होती है। फिर राक्षस का बंधन खोता है, फिर एक तरह से परिषद की स्थापना होती है। तो उसमें परिषद में कितने नागरिक लोग कहते हैं, मतलब ये लोग अपना कहते हैं कि राक्षस व रुचि, शक्तार, चंद्रगुप्त और चाणक्य, इन 5 लोगों से मिलकर परिषद बनती है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि सवाल आ सकता है, ठीक है। मतलब ये लोग घोषणा करते हैं इसी बात में, ये सब इसमें होता है। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त को का अभिषेक कराया जाता है, और कल्याणी यहाँ से उठ के चली जाती है, क्योंकि उसको मतलब उसके पिता की हत्या हो रहती है, तो यहाँ से चली जाती है। और ये कथन भी बहुत, मतलब जब अ, ये चंद्रगुप्त सिंहासन में बैठता है, तो चाणक्य का ये कथन है कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। ये चंद्रगुप्त को ये बात कहता है, मतलब ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, चाणक्य का कथन है ये। इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये अंक खत्म हो जाता है, ये दृश्य। उसके बाद यहाँ आपका तीसरा अंक खत्म हो रहा है। चंद्रगुप्त को सिंहासन में बैठाने के साथ साथ ये अंक खत्म, ये तीसरा अंक खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ये चौथा अंक है। अब कल्याणी जब क्या कहते हैं, जब उसके पिता की हत्या हो जाती है, तो मगध के राज के ऊपर में रहती है। तो सब सोचती है कि मेरे जीवन के दो ही मूल्य थे, एक तो चंद्रगुप्त से कहीं ना कहीं उसका आकर्षण था, या फिर प्यार, जो भी कह सकते हैं आप। और पर्वतेश्वर जो उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया रहता है, उसे प्रतिशोध लेना था। पर देखती है कि नहीं, अब तो पूरा नंदवंश ही बदल गया है, नंदवंश में कुछ नहीं रहा है, तो एक राजकुमारी बच के क्या करेगी। यहीं से कहीं ना कहीं आत्महत्या करना चाहती है। और यही पर्वतेश्वर का मतलब, पर्वतेश्वर पे उधर चलता रहता है। तो पर्वतेश्वर का जो ये कथन है, कहीं ना कहीं ये आप देखिए कि मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है। मतलब पर्वतेश्वर को ये लगा था कि अगर वो इन लोग के साथ देगा, क्योंकि सैनिक मगध मतलब जो पर्वतेश्वर, जो सैनिक आते हैं युद्ध करने मगध के सैनिकों से, वो पर्वतेश्वर के सैनिक रहते हैं। तो वही प्रोतेश्वर कहता है कि उसकी संधि है, संधि थी चाणक्य के साथ की, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है, और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं जाके विरोध करता है, इसके अंदर एक प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है प्रोतेश्वर के अंदर। फिर कल्याणी यहाँ पे मतलब वही आत्महत्या करने की कोशिश कर की मतलब के बारे में सोचती है। फिर ये भी कहती है कि नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं कि मैं आत्महत्या करूं। लेकिन फिर अपना ये गीत गाती है कल्याणी। ये गीत आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, इतना टाइम मतलब ये गीत एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद पर्वतेश्वर का आता है। तो मतलब वही लोग एक ही उद्यान में रहते हैं, तो पर्वतेश्वर कल्याणी से मिलता है। तो कहता है कि मैं कल्याणी हूँ। उसके बाद फिर वो पर्यवेक्षक कहता है तुम्ही से मेरा ब्याह होने वाला था, पर फिर कल्याण कहते हैं कि अब यम से होगा, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। फिर क्या कहते हैं, पर्वतेश्वर यहाँ कहीं ना कहीं उसको समझाता है, क्या कहते हैं कल्याणी को, कि तुम मुझसे शादी कर लो। अ, तुम नंदवंश की एक इकलौती बची हुई मतलब इकलौता बचा हुआ भी व्यक्ति हो, और ये मगध आधा मेरा है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो हम लोग चंद्रगुप्त को मार देंगे, और फिर मगध पे तुम्हारा राज होगा। यही सब बात होती है। उसके बाद पर वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो उसके मतलब वो भागने की कोशिश करती है, तो मतलब ये है कि पर्वतेश्वर उसे पकड़ना चाहता है, वो भागती है, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकाल कर उसका वध कर देती है। तो पर्वतेश्वर का वध कल्याणी करती है, ये सवाल आता है, ठीक है। उसका वध करती है, चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। तो फिर वही कल्याणी था कि मतलब कल्याणी कहते तुमने क्या किया। तो वही कल्याणी कहते हैं कि ये पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य यानी चंद्रगुप्त, कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष पुरुष का, वह था चंद्रगुप्त। यहाँ आपने वो मतलब प्रेम भावना या फिर प्रणय नियोजन जो भी था, यहाँ पे चंद्रगुप्त से कर देती है। पर फिर वह कहती है कि तुम्हारे ही द्वारा मेरे पिता की हत्या हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सब कहने के बाद फिर वो अपनी आत्महत्या भी कर लेती है, कि अचानक छुरी मारकर आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। फिर चाणक्य, यहाँ पे चाणक्य कहीं ना कहीं चाणक्य ऐसा चाहता भी था। चंद्रगुप्त कहता है कि फिर चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्याणी के मन में अपने पिता की हत्या के लिए प्रतिशोध आ सकता था। तो वही चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है चंद्रगुप्त आज तुम निष्कंटक हुए। फिर चंद्रगुप्त कहता है गुरुदेव इतनी क्रूरता। फिर जो ये कथन आपका चाणक्य का, कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है,
चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। मतलब ये सब, लेकिन इतना आप देख लीजिएगा कि जो ये कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है। और फिर ये यहाँ आपका पहला दृश्य खत्म होता है चौथे अंक का। और यहाँ राक्षस और सुवासिनी की बात होती है। तो इस अंक में इतना आता है कि राक्षस सुवासिनी से प्रणय निवेदन करता है, पर फिर सुवासिनी कहती है कि नहीं, अब मेरे पिता हैं, तो मैं ऐसा मतलब तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पर कहीं ना कहीं राक्षस के मन में आ जाता है कि चाणक्य और सुहासिनी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और शक्तार चाणक्य को मतलब बहुत मानता है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि सुहासिनी की शादी चाणक्य से हो जाए। इसलिए वो चाणक्य के विरुद्ध जाता है, और फिर चला जाता है, यवनों से मिल मिल जाता है, ताकि चंद्रगुप्त को वहां से मतलब हटाया, मतलब चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी से हटाया जा सके। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं श्वासनी की शादी चाणक्य से ना हो जाए, तो वो भाग जाता है। जैसे ये है कि तो चाणक्य से आज मेरी फिर टक्कर होगी, होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का यही ध्येय रहा। शक्टार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं, वह सुवासिनी को मेरे हाथ में सौंप दिया संभव है। मतलब राक्षस को कभी लगता ही नहीं है कि शक्टार यानी सुवासिनी के पिता कभी सुवासिनी की शादी राक्षस से करवाएंगे, यही सोचता है राक्षस। तो फिर यह कि तो मगध में फिर एक आंधी आवे। चलो चंद्रगुप्त भी तो नहीं है, चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं। मतलब उसे लगता है कि अगर चंद्रगुप्त सम्राट बन सकता है, पर तो दूसरे भी बन सकते हैं मगध का सम्राट, सिर्फ चंद्रगुप्त नहीं बन सकता है। कल्याणी की मृत्यु से बहुत लोग उत्तेजित है। मतलब कल्याणी नंदवंश की अकेली थी, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यही इसी चीज से वो राज्य को भड़काना चाहता था कि कल्याणी की मृत्यु से बहुत लोग उत्तेजित उत्तेजित है, आहुति की आवश्यकता है, वह अग्नि प्रज्वलित है। तो यहाँ से कह के मतलब राक्षस चला जाता है, वो छट्टा से बात नहीं करता है। फिर तीसरे अंक में परिषद है। तो फिर यहाँ पे आके और फिर लेकिन राक्षस गया नहीं रहता, वो रहता है राक्षस। फिर वो कहता है कि आप लोग की सम्मति की विजय उत्सव न मनाया जाए। मतलब क्या कहता है, जब मगध पे नंद करे चंद्रगुप्त नंद का राजा चंद्रगुप्त मगध का राजा बनता है, तो विजय उत्सव मनाने की सबकी कामना रहती है, पर मना कर देता है कौन, चाणक्य मना कर देता है। शक्तार की भी सम्मति रहती है, लेकिन कात्यायन नहीं कहता है। कात्यायन कौन रहता है, कात्यायन का दूसरा नाम क्या रहता है, कात्यायन का दूसरा नाम बताओ कोई। कात्यायन कौन कौन था कात्यायन, किस, वररुचि। हाँ वररुचि। हाँ, वह रुचि का नाम कात्यायन था। तो वो मतलब, लेकिन कात्यायन भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ था कि जो कार्य बिना किसी आडंबर के हो जाए वही तो अच्छा है। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते थे। मौर्य भी, चंद्रगुप्त के पिता भी नहीं जानते थे, उनकी उनके चंद्रगुप्त की माता भी चाहती थी कि विजय उससे हो। फिर सब लोग राक्षस कहते हैं, राक्षस तुम्हारी चाणक्य फिर रखता है राक्षस से कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राक्षस कहता है कि जैसे सब लोग की इच्छा होगी। तो चाणक्य कहता है कि मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझ कर कहता हूँ कि उत्सव नहीं होगा। मतलब चाणक्य कहता है जो मेरा अधिकार है उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि उत्सव ना हो। तो मौर्य पत्नी और मौर्य लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग नंद थे तब भी पराधीनता में थे, आज भी हम लोग पराधीनता में है, तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अपमान जीवित कह के हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो मौर्य पत्नी और मौर्य लोग चले जाते हैं वहां से। कौन कौन, चंद्रगुप्त की माता, चंद्रगुप्त पिता वहां से चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, जैसे कि दोनों का वो दोनों चले जाते हैं, उसके बाद राक्षस भी चला जाता है। तो चाणक्य और वरुचि वहां बचे रहते हैं, कात्यायन और विष्णुगुप्त दो चीज। कात्यायन का दूसरा नाम वरुचि था, और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन लोग की बात होती है। तो वो तो कात्यायन कहता है कि मौर्य का और मौर्य पत्नी का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगेगा। तो चाणक्य कहता है कि फिर चाणक्य कहता है कि परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। मतलब वो समझाता है कि उन लोग को बुरा लगेगा, पर उन्हें मतलब हटा देता है। उसके बाद फिर सुहासिनी आती है। तो फिर सुहासिनी कहती है अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दे, तुमने अपमान किया क्या। मतलब शक्तार भी चला जाता है, मौर्य पत्नी मौर्य और राक्षस शक्तार लोग वहां से चले जाते हैं उदास होके। तो वही सुहासिनी बात करती है। तो मतलब ये सब बात होती है यहाँ पे। तो वही उससे कहता है कि तुम्हारी शादी राक्षस से होगी,
मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, ये सब बात यहाँ होती है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अभिनय करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सब बात होती है, बहुत ना कुछ यहाँ पे ख़ास नहीं है। फिर फिर यहाँ पे एक दौड़ाई मतलब कोई सिपाही या फिर सैनिक आके बताया कि मालविका आई है। मालविका आई है। उसके बाद एक वाला आके कहता है कि आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। मतलब वो लोग चले जाते हैं कहीं। उसके बाद फिर दूसरा आके वहाँ पे खबर देता है कि विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वो सिकंदर की पूर्वी प्रांतों की ओर दक्षित है। वाल्मीकि की सीमा पर नवीन यवन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं कि अब आप लोग देखे थे कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद फिलिप्स मर गया रहता है, तो जो पूरा यवन सेना फिर जो यवन पूरा राज्य रहता है वो सिल्यूकस के हो जाता है। सिल्यूकस फिर वापस भारत आ जाता है, भारत पर अधिकार करने। ठीक है। तो ये था कि वाल्मीकि की सीमा पर नवीन यमन सेना के शस्त्र चमकने लगे हैं। फिर वो गांधार का समाचार पूछता है। तो वह कहते हैं कि अब वहां कुछ वो मतलब वहां कुछ अभी नया नहीं हुआ है। तब तक मालविका आती है। मालविका भी बताती है कि आपके आशीर्वाद तो चाणक्य के आशीर्वाद से दक्षिणा पथ में अपूर्व सफलता मिली है, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। यही हो जाएगा ये। और सीमांत के राष्ट्रों में मित्रता स्वीकार कर ली है। ये सब उसका समाचार रहता है। ये सब सिंहरण का समाचार रहता है जो मालविका पहुंचाती है चाणक्य तक। ठीक है। उसके बाद चाणक्य मालविका को विश्राम करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसके बाद ये भी कहता है कि मालविका पाटिलपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान। चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। चाणक्य मालविका को चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे चंद्रगुप्त का बात है। चंद्रगुप्त का जो ये कथन है कि विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मतलब कि आप जो चाहेंगे वो कर तो लेंगे, पर आप अगर आपके अंदर अभिलाषा आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तो वही है कि विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं। इसी में मालविका का प्रवेश होता है। तो फिर इन लोग का अपना जो भी बात होता है। उसके बाद मालविका का ये गीत है, इसमें कुछ नहीं है। और फिर इसी बीच एक मतलब कंचुकी मतलब एक कोई नौकरानी आती है। तो वो कहती है कि आपके शयन का समय हो जाता है, और वहां से चंद्रगुप्त चला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये रहता है कि जहाँ रोज चंद्रगुप्त सोता था, वहां से अलग उस दिन सोया रहता है, और चंद्रगुप्त का रोजाना शैया रहती है, वहां पे मालविका सो जाती है। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे मालविका शैया पे बैठकर, यह चंद्रगुप्त की शैया है, वो आज प्राणों में कितनी मादकता है, मैं कहाँ स्मृति तुम, मतलब ये सब बात मतलब मालविका कहती है। फिर यहाँ पे मालविका का ये गीत भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। फिर सुबह होता है, तो राज मंदिर में अपना क्या कहते हैं, हाँ, चंद्रगुप्त मंदिर राज मंदिर में घूमता रहता है। तब तक चाणक्य आते हैं, मतलब चाणक्य को बुलाता है। मतलब तब तक चंद्रगुप्त को पता चल गया रहता है कि उसकी माता उसके पिता ये देश छोड़ के मतलब कहीं बाहर चले गए हैं। तो ये प्रणाम होता है। तो फिर चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर चाणक्य मजाक में कहता है, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों से छद्म उठे हो। मतलब चाणक्य को ये लगता है कि जो विजय उत्सव था उस वो चाणक्य मना करते थे कि नहीं मनाया जाए, कहीं उसके लिए तो चंद्रगुप्त नहीं उठा हो। पर फिर चंद्रगुप्त पूछता है, नहीं आर्य, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उस उन्हें किसने निर्वासित किया। फिर चाणक्य कहता है कि जान जाओगे तो उसका वध करोगे क्यों। मतलब ये सब बात इन लोग की होती है। लेकिन फिर इन लोग की बात होती है, तो फिर जैसे कि चाणक्य फिर कहता है कि तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की। उन्होंने वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया है, इसमें खेद करने की कौन सी बात है। मतलब क्या वो लोग बूढ़े हो गए थे, वो लोग वन चले गए, इसमें कौन सी खेद की बात है। तो फिर यही चंद्रगुप्त कहता है कि यह अछूत अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं। केवल साम्राज्य का ही नहीं देखता हूँ, आप तो मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो यही सब बात होती है। इसके बाद अ, चाणक्य चाणक्य नहीं चला जाता है। चाणक्य वहां से निकल के चला जाता है, मगध चाणक्य चला जाता है। तब तक सिंहगढ़ का प्रवेश होता है। तो सिंहगढ़ यहाँ पे खबर देता है कि कुछ विद्रोही और षड्यंत्रकारी पकड़े गए हैं, पर एक दुखद घटना हो गई है। वो दुखद घटना ये थी
कि मालविका की हत्या हो गई रहती है। आपका परिच्छद पकड़ पहनकर वो आप ही सैया पर लेटी थी, जो जिस सैया पर मालविका लेटी थी, जहाँ पे रोज चंद्रगुप्त सोता था। तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त की हत्या की वो योजना थी, पर चाणक्य के कहने के अनुसार वो वहां लेटी थी और चंद्रगुप्त के सोने का प्रबंध कहीं और हो गया था, इसलिए मालविका की हत्या हो जाती है। और फिर जो हत्यारे थे वो पकड़े जाते हैं, पर उनका नेता कौन था? राक्षस था। तो फिर गुरुदेव को बुलाने की कोशिश करते हैं, यानी चाणक्य को बुलाता है, पर एक मिनट। हाँ, तो फिर चाणक्य को बुलाने की बात होती है, पर सिंहरण कहता है कि वो कहीं चले गए हैं। फिर चंद्रगुप्त का ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त का, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बार। फिर सिंहरण भी चला जाता है, तो फिर जैसे कि पिता भी चले गए जाते हैं, माता भी गए, गुरुदेव गए, मतलब सब लोग चला जाता है, तो फिर अकेले चंद्रगुप्त कुसुमपुर में रहता है। उसके बाद सिंधु तट, पर्ण कुटीर, चाणक्य और कात्यायन। फिर यहाँ पे आके चाणक्य कात्यायन यानी कि विभास, कात्यायन का दूसरा नाम क्या था? हाँ, वररुचि। अरे भाई हम नाम लेके पूछे थे, सब लोग एक ही लोग मत बोलिए। अभी हम 3 बार बताए हैं कि कात्यायन का दूसरा नाम वरुचि था, तो याद रखिए आप लोग। अच्छा, विष्णुगुप्त कौन था? विष्णुगुप्त कौन था? चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य। हाँ चलो ठीक है, याद रखो ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब सवाल पूछेगा, नहीं होगा तो मतलब दिक्कत होगी। तो इसमें एक तरह से चाणक्य आके वरुचि से राक्षस के बारे में पूछता है, तो वही वरुचि बताता है कि राक्षस शिलुकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वही रहता है, और ये सारा कुचक्र उसी का है। शिलुकस की कन्या कौन थी? एक मिनट, हम पूछ रहे हैं, किसी से पूछेंगे, एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं। अभिषेक जी, सिलुकस की कन्या कौन थी? अभिषेक, युगल। कार्नेलिया। हाँ, सिलुकस की कन्या कन्या यानी कि सिलुकस कन्या कार्नेलिया थी। उसको राक्षस पढ़ाता था, और वो यमन सेना मतलब यमन के उसमें शिविर में रुका हुआ था। तो ये सब बात होती है। फिर चाणक्य कहता है कि तुम मगध जाओ, लेकिन वहां पे वरुचि नहीं जाना चाहता था। तो ये सब होती थी। हम्म। फिर लेकिन फिर कहीं न कहीं कात्यायन को ये लगता है कि जो अ, यवन बाला यानी कि कार्नेलिया के साथ कुछ न कुछ गलत करने वाला चंद्रगुप्त, तो फिर कात्यायन मतलब जो चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य, तो कात्यायन उसको रोकना चाहता है। तो फिर यहीं पे कात्यायन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे चाणक्य कहता है कि अच्छा तुम सहृदय होकर एक बात कह सके कि बोलो, चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे। ये बात कहीं न कहीं चाणक्य की दूरदृष्टि थी, वो शुरू से जानता था कि कौन-सा राज्य कैसे करना है, कौन-सी कूटनीति कहाँ रखनी है। तो वो मतलब कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के विवाह के बारे में शुरू से ही सोच रहा था। इसके बाद इसमें यही होता है, फिर आम्भिक को बुलाता है। आम्भिक कौन था? आम्भिक कौन था? अलका का भाई। हाँ, अलका का भाई आम्भिक था, उसको बुलाया जाता है। तो चाणक्य मतलब उससे मतलब आम्बिक अपने जो किए पे हमेशा पछतावा रखता था। तो उससे चाणक्य ये बात कहता है कि क्या तुम मगध के साथ मतलब संधि करोगे, या फिर जब सिलुकस आक्रमण करेगा, तो क्या तुम सिलुकस के साथ लड़ोगे, या फिर तुम अभी तक मतलब उन्हीं लोग का साथ दोगे? तो फिर वही आम्बिक कहता है कि नहीं, मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, उसे मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो वही चाणक्य कहता है कि इस द्वितीय अवन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे, या पहले ही की समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो? ये चाणक्य पूछता है। फिर आम्बिक कहता है कि आर्य, वह त्रुटि बार बार न होगी। तो फिर चाणक्य कहता है, तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा, यानी मगध का,
सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा। ये आम्बिक को काम कार्य सौंपते हैं चाणक्य। तो ये सब बात होता है, तब तो कुछ लोग गाते गाते आते हैं। तो अलका लोगों को मतलब से अलका लोगों को ऐसे गाती है और सबको बताती है कि एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया है। आर्यव्रत प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पददलित होने जा रहा है। कि एक बार सिकंदर को यहाँ से भेजा गया था, पर फिर से लुका आक्रमण करना चाहता था। तो ये सब बात कहते हैं कि हम, तो वो कहते हैं कि हम लोग खुद, हम नागरिक भी जाके उस लड़ाई में सहयोग देंगे। ये सब अलका लोगों को कहती है। तो फिर यहाँ पे एक गीत गायन होता है कि हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये तो आप सबको पता, आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। इसी में ये रहता है। फिर आमिर कहता है कि यह अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई ये अलका। फिर चाणक्य कहता है तुम उसे बंदी बनाओ और उसका मुंह बंद करो। ये सब बात होता है। फिर लेकिन फिर अलका आती है। तो चाणक्य अम्बी के सामने प्रस्ताव रहता है। तो इस गांधार और पंचनद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में, और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो स्वीकार है? ठीक है। गांधार यानी कि अम्बिक का राज्य, पंचनद पर्वतेश्वर का राज्य, और तक्षशिला उसकी राजधानी होगी। ठीक है। तो तो फिर अम्बिक कहता है अलका। फिर चाणक्य कहता है हाँ, अलका और सिंहगढ़ इस महाप्रदेश के शासक होंगे। तो अम्बिक सब स्वीकार कर लेता है, पर फिर अलका नहीं स्वीकार करती है। अलका का ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। मतलब अलका का ये रहता है कि मैं कहीं की राजा या रानी नहीं बनूंगी, सब कुछ एक ही होके सम्राट चंद्रगुप्त के हाथों में रहे। यही बात यहाँ पे होती है। उसके बाद फिर वो शपथ लेते हैं। फिर सिंगरण कथन यहीं पे है कि मित्रांबिक मनुष्य साधारण धर्मा मनुष्य पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है, और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। तो ये मतलब जब आम्बिक अपने किए पछतावा करता है, तो ये सिंगरण वही बात कहता है। तो फिर यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे फिर यहीं पे सब होता है। उसके बाद सुहासिनी का प्रवेश होता है। तो सुहासिनी वहां आती है कि फिर सुहासिनी कहती है कि चाणक्य पूछता है तुम यहाँ कैसे। तो वो अपने पिता का जो का पिता की जो बात उसको पहुंचाने के लिए आई रहती है। जो उसने कहा था कि शक्तार कह रहते हैं कि जिस खेल को आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। तो चाणक्य फिर कहता है कि क्या करे सुहासिनी तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी। यदि इतनी भी मुझे आशा होती। तो फिर वो कहता है कि वो तो यवन सेनानी है, और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उसे परिणय कर सकोगी। मतलब ये पूछता है चाणक्य कि वो तो यवन सेना में का सेनानी हो गया है, तुम मगध की कन्या की मंत्री की कन्या हो, क्या तुम उससे शादी कर सकोगी। फिर सुहासिनी कहती नहीं, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। फिर चाणक्य की दूसरी कूटनीति यहाँ रहती है कि तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी से हमारा तुम्हारा और मगध का कल्याण है। फिर कहता है कि तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा। तब तुम राक्षस के पास जाओगे, वहां तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अभिनय किस लिए करना पड़ेगा। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए, मतलब वापस मगध के प्रति अपनी देशभक्ति जागृत करने के लिए, राजकुमारी की पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ऊपर क्या कहते हैं, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रसंग देख चुके थे। उन लोग का जो प्रणय परिचय या फिर जो भी उन लोग के बीच में प्रेम वाला आकर्षण था वो पहले हो चुका था। तो वही था कि राजकुमारी यानी कार्नेलिया की पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। मतलब वो क्या कहीं ना कहीं कार्नेलिया की परीक्षा करवाना चाहता था सुहासिनी से, और राक्षस को वापस मगध के लिए देशभक्ति जागृत करने के लिए सुहासिनी का प्रयोग करता है। यहाँ पे चाणक्य की दूसरी कूटनीति आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फिर वो मतलब वहां से उनको जाना कहता है, मतलब कि तुम ग्रीक शिविर में चले जाओ और वहां जाके उनकी क्या कहते हैं कार्यालय की सखी बन जाओ, और राक्षस को समझाओ। ये बात होती है। फिर उसके बाद वो चला जाता है कि मुझे दंडायन के आश्रम में जाना है। उसके बाद और यहाँ पे फिर आपको कार्नेलिया और उसके सखी का दृश्य मिलता है, जो भारत के वर्ष के बारे में बात करना मतलब भारत के बारे में वो लोग देखती रहती हैं। तब तक राक्षस आता है पढ़ाने के लिए कार्नेलिया को। तो कार्नेलिया कहती है नमस्कार, तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। ये राक्षस से कहती है।
फिर राक्षस कहता है कि हाँ कल्याणी, वो मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। राक्षस बौद्ध धर्म अपना लिया रहता है। ये प्रसंग आ चुका है पहले, पहले अंक में ये प्रसंग था। ठीक है, तो वो वही बात है कि ब्राह्मणों की बात में कहता है वो मेरे पूर्वजों का गौरव, किंतु हम लोग बौद्ध हैं। फिर कानेलिया कहती हैं और तुम उसके ध्वंसावशेष हो, तुम उसके खंडहर बचे हुए हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के विरुद्ध जाके कोई और संस्कृति को अपना लेते हैं। तुम उसी के खंडहर या फिर जो कोई कोई चीज ध्वंस हो गया है जो बचा हुआ है वो हो तुम। ये बात कहती है। फिर कानेलिया के है कि परंतु जिस देश ने तुम्हारे पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे पर डाला है, उसे विस्मित करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे? ये बात फिर कानेलिया मतलब राक्षस को कहते हैं क्योंकि कानेलिया को लगता था कहीं ना कहीं राक्षस गलत है। उसके बाद फिर राक्षस कहता है कि तर्क और राजनीति में भेद है, मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। ये राजकुमार वो कहता है। पर फिर कौटिल्य कहती है कि मैं तुमसे पढ़ना नहीं चाहती। फिर उसका पिता आता है कि तुम मुझसे पढ़ना क्यों नहीं चाहती, वो बहुत ही मतलब अच्छा ब्राह्मण है। लेकिन कौटिल्य कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं पढ़ना चाहती। फिर सेल्यूकस कहता है कि बहुत विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। फिर फिर कौटिल्य अपने पिता को समझाती है कि विजयों की प्रवंचना में अपने को न हारिए, महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। जितना महत्वाकांक्षी आप लोग होते जाएंगे उतनी अपनी मनुष्यता मरती जाएगी। ये अपने पिता को समझाती है। फिर पिता उसे कहता है कि सिलकुश कहता है कि मुझे दार्शनिकों से विरक्ति हो गई है। अच्छा होता है कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा होते। तो यहाँ पिता पुत्री का अपना वो होता है। फिर यहाँ पे आपको फिर एक समाचार मिलता है सिलकुस को, मतलब वो बताता है कि आम्बिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। मतलब आम्बी के पास जो पत्र सिलुकस के पास जो पत्र पहुंचा रहता है, वह सिलुकस के पास जो समाचार रहता है उसके अनुसार आम्बे की इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। और राक्षस कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे कूद होकर कहीं चला गया है। ये राक्षस पहुंचाया रहता है। उसके बाद पंचनंद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं, क्योंकि पंचनंद का राजा कौन था? पंचनंद का राजा कौन था? पंचनंद का राजा कौन था? पंचनंद यानी पंजाब, पंजाब यानी पोरस। पोरस का राजा कौन था? किसी को नहीं याद? पर्वतेश्वर। हाँ, पर्वतेश्वर। उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे उसका मतलब था कि पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं, बेटी सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय विजय कितना उज्जवल भविष्य है। यहाँ पे सिलूकस को लगता है कि वो मतलब जीत जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त का साथ देने के लिए कोई है नहीं। आम्भिक तटस्थ रहेगा, वो न तो चंद्रगुप्त का साथ देगा न सिलूकस का साथ देगा। पंचनद में कोई है ही नहीं, तो ये बात उसको लगती है। उसके बाद ये यहाँ खत्म हो जाता है ये वाला दृश्य। उसके बाद फिर आपको चंद्रगुप्त अब उसके सैनिक हैं, तो चाणक्य पूछता है कि पंचनद का नायक कहाँ है, यानी कि वहां का नायक कहाँ आ रहा है। तो एक सैनिक कहता है वो आ रहे हैं देव। तो फिर सिंहरण आता है। तो फिर यही बात, मतलब यहाँ पे से बात मिलती है कि वहां से ये सिंहरण साथ देगा। उसके बाद फिर वो जाने लगता है। फिर चंद्रगुप्त कहता है कि ठहरो, आम्बिक की क्या लीला है, कि आम्बिक क्या कहना चाहता है। तो जो पंचनंद का नायक रहता है उसका नाम नायक करके ही है, कि आम्बिक ने यौनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य में जा सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये आम्बिक का रहता है, क्योंकि आम्बिक को अपने सैनिकों पर विश्वास नहीं था। तो ये आम्बिक का मतलब ये चंद्रगुप्त को पता चलता है। तो फिर चंद्रगुप्त कहता है कि हाँ वो कायर क्या ही कर सकता है। फिर शक्तार के पास समाचार पूछा जाता है कि जितने भी सैनिक हो उनको क्या कहते हैं हमारे पास भेज दिया जाए, और जो भी जिसने भी शस्त्र की दीक्षा ली है उन्हें मगध के सैनिकों में भर्ती किया जाए, मतलब मगध में और नए नए सैनिक भर्ती किए जाए। यहाँ पे ये बात होती है। उसके बाद आपका ये यंग भी खत्म हो जाता है। फिर आपका ग्रीक शिविर दिखता है। यहाँ पे कार्नेलिया अपने सखी एलिस से बात करती रहती है। फिर दासी एक समाचार लाती है कि एक स्त्री बंदी होकर आई है। तो फिर वही सुहासिनी बंदी होके आई रहती है। तो फिर सुहासिनी कहती है कि मेरा नाम सुहासिनी है, मैं किसी को खोजने जा रही थी, सहसा बंदी कर ली गई थी, वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। फिर राक्षस के बारे में बताती है। तो कार्नेलिया कहते हैं कि तुमने उसे ब्याह कर लिया है क्या, तब तो तुम सचमुच अभागी हो।
अब आगे नहीं हो, क्योंकि कौटिल्य कहीं न कहीं राक्षस को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि वो देशद्रोही अपने देश से कृतघ्न है, अपने देश के लोगों का साथ नहीं दे रहा है। तो वही उसको कहता है, अगर तुमने उससे विवाह कर लिया तो तुम अभागिनी नहीं हो। तो फिर सुहासिनी कहती है, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला था। क्या आपके संबंध में कुछ जानती हैं? तो ये सब मतलब बोलते, फिर कौटिल्य कहती है, हाँ मैं तुमको बताऊंगी। तुम बताओ, मेरी सखी बनना चाहती हो या फिर दासी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं सखी बनना, मतलब सखी बनना चाहती हूँ। तो फिर इन लोगों की यही बात होती है। तो 2-3 सवाल ये करती है कौटिल्य, जिसका जवाब सुहासिनी देती है, तो उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा जवाब दे रही है। उसके बाद सुहासिनी, जैसे चाणक्य ने कहा रहता है कि तुम कौटिल्य के अंदर जो स्मृति, प्रेम के लिए की जो स्मृति है उसको जगाओ। तो सुहासिनी ऐसा प्रयत्न करती है कि जो स्मृति थी प्रेम की कौटिल्य के मन में, उससे कहीं ना कहीं जागृत हो, जो चाणक्य के प्रति स्मृति है। तो फिर यही कौटिल्य कहती है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, स्मृति बड़ी निष्ठुर है। ये वाला आपका बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद सिलूकस आता है, तो वो कहता है कि कल ही आक्रमण होगा। तो कन्हैया पूछती है कि किस पर आक्रमण होगा? तो मतलब वो कहता है कि हाँ, मतलब चंद्रगुप्त विस्तृता की सीमा तक आके रहता है और उसी पे आक्रमण करना है, ये सब बात होती है। तो फिर कन्हैया समझाते हैं कि उसकी प्राणों की रक्षा आपने की थी, उसने सिकंदर को नहीं मारा, छोड़ दिया था। पर ये सब बात नहीं होती है, लेकिन मतलब क्योंकि वो जब सिलूकस वापस लौटने के बाद जब उधर कई राज्य जीत गया रहता है, तो वो पत्र भेजा रहता है चंद्रगुप्त के पास कि क्या तुम अपनी राज्य मुझे दोगे कि नहीं? तो वो कहता है कि नहीं, अगर आपको मेरा राज्य लेना, मतलब यही बात हो जाती है, तो चंद्रगुप्त लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो वही सिलूकस कहता है कि युद्ध होना अनिवार्य है। तो ये सब बात होगी। फिर वो फिर सुहासिनी फिर सिलूकस कहती है, नहीं नहीं, कौटिल्य कहती है कि फिलिप से, मतलब चंद्रगुप्त ने ही फिलिप से मुझे बचाया था, जिसने आपकी बेटी के सम्मान की रक्षा की, उसका मैं वध, तो उसका वध करेंगे? सिलूकस कहता नहीं, मैं उसका वध नहीं करूंगा, मैं उसे क्षत्रप बना दूंगा। यानी कि अगर मैं यहाँ का राज्य या फिर चंद्रगुप्त से जीत गया तो मैं चंद्रगुप्त का वध नहीं करूंगा, मैं उसे अपना क्षत्रप, यानी कि भारत राज्य के या फिर मगध में जो जितना भी राज्य भारत के पास होगा, उसका मंत्री मैं चंद्रगुप्त को बना दूंगा, पर वो मेरे अंदर काम करेगा। छत्र वही होता था, जैसे सामंत में सामंत युग में जो छोटे छोटे जमींदार होते थे, कि मतलब एक राजा था और एक एक छोटे छोटे पात्रों पे मतलब छोटे छोटे गांव या फिर कई 10 गांव पे एक जमींदार होते थे, वैसे ही छत्रप का मतलब रोल था। तो ये हो जाती है। फिर कार्नेलिया सुहासिनी को गाने के लिए कहती है, क्योंकि बहुत रात बीत गई रहती है। फिर सुहासिनी का आपको ये गायन यहाँ मिलता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर और यहाँ पे युद्ध होगा, वहाँ चाणक्य और सिंहड़ बात करते रहते हैं। उसी में तक्षशिला, जैसे कि सिंहड़ कहता है तक्षशिला और मालवा की चुनी हुई सेना किस समय आवेगी, ये सब बात होती है। तो मतलब एक तरह से आ जाती है। तो चाणक्य फिर सिंहड़ वहां चला जाता है, फिर एक चर आता है। तो वो चर चर को क्या कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए, तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का तुम्हारा काम है। मतलब वो कहता है कि जब क्या कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना और क्या कहते हैं ग्रीकों की सेना लड़ रही होगी, तब तुमको पीछे से जाके ग्रीकों के शिविरों पे आक्रमण करना है। फिर वो कहता है चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। उस चर से कहता है, चर का नाम नहीं दिया कौन था वो। उसके बाद चर फिर उनको बताता है कि राक्षस प्रधान शिविर में है। फिर वो चर से कहता है कि सुहासिनी से मिलती है, कोई गुप्तचर रहा होगा और कोई नहीं। तो फिर यहाँ दोनों लोग का युद्ध होता है, सिलूकस का और चंद्रगुप्त का। फिर इसमें फिर इसमें क्या कहते हैं, आंभिक आ जाता है। वे लोग आंभिक की बात करते हैं, मतलब आंभिक आ जाता है। फिर सिलूकस कहता है कौन? प्रवंचक आंभिक कायर। आंभिक कहता है कि हाँ सिलूकस, आंभिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान। जो पत्र गया था उसके पास क्या कहते हैं, सिलूकस के पास इसमें रहता था कि आंभिक तटस्थ रहेगा, पर नहीं, वह युद्ध में आता है। जैसे कि युद्ध में सिलूकस को घायल करते हुए आंभिक की मृत्यु हो जाती है। यवन सेना का प्रस्थान, सैनिकों के साथ सिंहगढ़ का प्रवेश। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वही फिर वो कहता है कि आंबिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, वो अपने देश के लिए प्रवंचना करता है। उसके बाद
सिलिकस को बंदी बना लिया जाता है। फिर यहाँ पे बात होती है, उसके बाद फिर शिविर का एक अंश है। मतलब यहाँ राक्षस और स्वासनी की बात होती है। तो लेकिन फिर लोग कहते हैं कि हमारा हमारा साथ देने को कोई नहीं है। मैं ग्रीक लोग को लगेगा मैं उनसे झूठ बोल के हूँ, तो ये लोग वहां से भाग जाते हैं। शिविर से, ग्रीक के शिविर से राक्षस और सुवासिनी से राक्षस और सुवासिनी भाग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्नेलिया है, तो कार्नेलिया को लगता है कि क्या कहते हैं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या कहते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तब तो चंद्रगुप्त का प्रवेश हो जाता है। तो फिर कानेलिया कहती है कि निर्दय हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रख देखने की प्यासी हो जाती है। मतलब कानेलिया को ऐसा लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पर चंद्रगुप्त कहता है कि राजकुमारी, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। इसी में पिता आता है, तो फिर कानेलिया कहती है कि विजेता सिलिकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। फिर चंद्रगुप्त कहता है कि मतलब ये बात होती है, फिर चंद्रगुप्त का अगला कथन है कि आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप है, मेरी बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। मतलब वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त की जान सिलिकस बचाया रखता रहता है वन में। तो वही यहाँ ये होता है। फिर उसको सिलिकस को छोड़ के चंद्रगुप्त वहां से चला जाता है। फिर साइबेटिज और मेगास्थनीज बात करते रहते हैं कि समस्त ग्रीक शिविर बिंदी है, यह उनके मंत्री चाणक्य की चाल है। माला और तक्षशिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। मतलब कि वो लोग पूरे ग्रीक शिविर को घेर लिए रहते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि राक्षस झूठा था, ये सब बात होती है। तब तक सिलिकस का प्रवेश हो जाता है। तो फिर मेगास्थनीज कहता है कि हाँ सम्राट, मतलब ये लोग भारतीय जो क्या मैत्री चाहते थे, तो उनके कुछ नियम थे, तो ये सब बात होता है। तो फिर जो क्या कहते हैं, पत्र में जो मैत्री के लिए जो प्रस्ताव थे वो ये थे कि परंतु सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यावर्त के नैसर्गिक सीमा निशर पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। अब निशर तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हिमालय वाला ही रहा होगा, कि मतलब पूरा सीमा ये लोग चाहते हैं। और भी, और अगला बताता है कि राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके, ये भी मतलब वो संधि प्रस्ताव में था। ये सीमा, यहाँ सीमा की बात होती है, और दूसरा कार्नेलिया से सम्राट का चंद्रगुप्त का विवाह, ये बात होती है। पर इतना कुछ इधर वो नहीं है। फिर मतलब इधर चंद्रगुप्त और सिलिकस और कार्नेलिया की बात होती है। तो सिलिकस फिर वो कहता है कि कार्नेलिया कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ कहीं से और दूर ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर सिलिकस कहती है कि अ, अ, तुझे भारत की सीमा से दूर नहीं जाना होगा, तो भारत की सामग्री होगी। मतलब वो मान जाता है सिलिकस और चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह के लिए। उसके बाद इस अंक में आप देखेंगे कि दंडायन में चाणक्य है, वहाँ जो राक्षस और सुवासनी अ, वहां से भाग गए रहते हैं। ग्रीक शिविर से आते हैं। फिर वो राक्षस राक्षस चाणक्य को देख के लगता है कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। ये ये सब बात होती है। उसके बाद फिर वो लोग देखते हैं कि दूसरे झाड़ी में मौर्य, मतलब राक्षस अपने क्रिया पे पछतावा करता रहता है। वो सोचता रहता है कि मुझे चाणक्य से माफी मांगनी चाहिए। और वही दूसरी तरफ मौर्य रहता है, जो जो चाणक्य तप कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सब ढोंग कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जाके मारने की कोशिश करते हैं। मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त के पिता चाणक्य को मारने की कोशिश करते हैं कि छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश, इन लोगों का प्रवेश होता है। फिर चंद्रगुप्त कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब चंद्रगुप्त अपने पिता को कहता है कि आप ये क्यों करना चाहिए। फिर अ, जो राजा है वो क्षमा नहीं देता। मैं न्याय करूंगा। फिर चाणक्य कहता है सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे। फिर ये सब बात होती है। तो फिर फिर ये चाणक्य कहता है कि राजा न्याय कर सकता है पर ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। मतलब वो लोग कहते हैं कि बात होती रहती है कि जब एक ब्राह्मण की हत्या करने का जो मतलब करने की जो कोशिश का जो अभियोग होगा, वो चाणक्य मतलब चंद्रगुप्त के पिता पे लगेगा। पर फिर चाणक्य कहता है कि राजा न्याय कर सकता है, ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, तो लोग क्षमा कर सकते हैं। फिर राक्षस प्रवेश करके फिर कहता है कि आप महान है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये सब बात होती है। फिर
फिर चाणक्य फिर यहाँ मतलब अब कहता है कि मैं आप यहाँ कोई मंत्री पद पर नहीं, मैं मंत्री पद पर नहीं रहूंगा, मैं अब वन जाना चाहता हूँ, यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। तो वही चाणक्य है कि आर्य शक्तार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व तो छोड़ता हूँ, राक्षस वासनी को सुखी, मतलब ये सब बात करके चाणक्य का है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वन में रहूंगा, इस बात चाणक्य कहता है। लेकिन फिर सम्राट सेल्यूकस का लोग इंतजार करते हैं। तो फिर मौर्य कहता है कि और मेरा दंड आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं। फिर चाणक्य मौर्य से कहता है कि तुम्हारा पुत्र आज आर्याव्रत का सम्राट है, अब कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो, कापा यानी वन में चले जाओ, ग्रहण करो, इससे अपने अभिमान को मानने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वश चंद्रगुप्त शस्त्र दो अमात्य राक्षस को, मतलब कि जो एक मंत्री को शस्त्र मिलते हैं वो अमात्य राक्षस को दे दिया जाता है। उसके बाद सब लोग सब की जय करते हैं। और फिर अगले अंक में एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइवटीस, मेगस्थनीज, एलिस और कानले के साथ सिल्कुस का प्रवेश होता है। सब लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त कहता है कि ऑग्निटिस से युद्ध होगा, मतलब जो अ, इसका सिल्कस का राज्य था वहां पे कोई और आक्रमण करने वाला था, तो ऑग्निटिस ऑटिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सिलिकस गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी, मतलब ये अपनी सेना उनकी सहायता के लिए यहाँ से भेजते हैं चंद्रगुप्त। हिरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर भी और भी सहायता के लिए आर्यावर्त प्रस्तुत है, कहते हैं कि जो आपके ऊपर आक्रमण किया गया उसमें आर्यावर्त आपकी सहायता करेगा। सिल्कस कहता है कि इसमें इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर ये सिल्कस चाणक्य को देखने की अभिलाषा प्रकट करते हैं, तो चंद्रगुप्त कहता है कि वो विरक्त होकर शांति में जीवन बिताने के लिए चले गए, लेकिन फिर चाणक्य आता है। फिर चाणक्य कहता है कि सुखीर और सिलुकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सभी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है, कि हम ब्राह्मण सबकी कल्याण कामना ही कर सकते हैं, परंतु मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ, ये कहते हैं। तो फिर शुल्कस संधि पत्र की बात करता है। चाणक्य के कथन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला जो कथन चाणक्य का है कि किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होते हैं, क्योंकि संधि होते हैं उसके बाद भी आपका युद्ध होता रहता है, तो संधि पत्र और हस्ताक्षर से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब तुम्हें भले संधि कर लो, तुम दोनों सम्राट हो, तुम लोगों के पास शस्त्र है, इसके इसके बाद भी संघर्ष हो सकता है, चाणक्य ये कहते हैं। अतएव दो बालकापुर कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत स्वनी का बहना आवश्यक है, मतलब कि इसके बीच एक ऐसा ऐसा बंधन हो जाए, फिर ऐसी बात, मतलब ऐसा दोनों के बीच एक ऐसी स्रोत वाहिनी हो जिससे आप लोग ये फिर से ऐसे झगड़ा या फिर युद्ध ना हो पाए। तो फिर वो चाणक्य कहता है कि ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ की सामग्री बनाना चाहता हूँ, सम्राट। तो इसके बाद ये उन लोग की बात होती है, तो फिर उन लोग की शादी वाला, फिर यहाँ आपका ये नाटक खत्म हो जाता है। क्लियर है सबको पूरा इसका जो कथाक्रम कैसे कैसे विकसित होता है?